देखा गया है कि जो ऑलरेडी डायबिटिक लोग होते हैं उनमें सेवेरिटी डिजीज़ की ज़्यादा है। और जो खाली जेस्टेशनल होते हैं या प्योर जेस्टेशनल जिसके होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में डाइट एक्सरसाइज पे मैनेज हो जाते हैं। सबसे पहले कि उनका शुगर का कंट्रोल कैसा जा रहा है, तो उसके लिए 3 महीने का टेस्ट होता है ना, हीमोग्लोबिन A1C लोग करवाते हैं। उससे पता चल जाता है कि उनकी शुगर कितनी अच्छी कंट्रोल जा रही है, क्योंकि 1-2 लेवल पे आप नहीं कमेंट कर सकते। जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले लोग, जो प्योर जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले होते हैं, वो एक्चुअली डायबिटिक नहीं होते हैं, लेकिन आउटसाइड प्रेगनेंसी क्या होता है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है, जो उनके पैंक्रियाज जो इंसुलिन बना रहे होते हैं वो पूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ डायबिटीज़ का ख्याल वेब सीरीज़। प्रेग्नेंट ख़वातीन का प्रेगनेंसी में जो एक बहुत कॉमन मेडिकल मसला होता है वो है डायबिटीज़, और इसके बारे में अक्सर बहुत सारे सवालात जो है वो मरहम के प्लेटफॉर्म के ऊपर पूछे जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से इसके बारे में बात करेंगे ताकि हम जो है वो उनका एक्सपर्ट ओपिनियन जान सकें। सो टुडे वी हैव असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर साइमा ज़की विद हस। शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 22 ईयर्स, और आप जो हैं वो MBBS, FCPS, MCPS एंड MHPE की डिग्री रखती हैं। इसके साथ साथ अभी शी हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड फेलोशिप इन कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक गायनेकोलॉजी, और आप इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर साइमा ज़की को हमने इस वीडियो के लिए इसलिए चूज़ किया बिकॉज शी इज़ एक्सपर्ट इन डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम्स जो कि प्रेगनेंसी के अंदर हो जाते हैं। सो आज हम उनसे इस सारे सवालात के बारे में क्वेश्चन करेंगे, इन सवालात के बारे में बात करेंगे जो कि ख़वातीन को प्रेगनेंसी में फ़ेस करने पड़ते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साइमा ज़की, कैसी हैं आप? अस्सलाम आमना, थैंक यू सो मच मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराने के लिए। आज की वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि हम इसको बहुत सिंपल रखें, बहुत ऐसे जैसे लेमन लैंग्वेज में रखेंगे। हम इसको ऐसे रखेंगे जैसे मैं किसी पेशेंट से बात कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल, जहाँ आपको लगे कि मैं मुश्किल वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ आप मुझे टोक सकते हो, ठीक है? बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साइमा, मेरा सबसे पहला सवाल ये कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है क्या, और ये डायबिटीज़ से किस तरीके से डिफरेंस है? अच्छा, डायबिटीज़ अगर ब्रॉडली हम इसको डिफरेंशिएट क्या करें, डिवाइड कर दें, तो ये 2 ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक वो जो शुगर पहले से ही है हमल से, और एक वो शुगर जो दौरान हमल होती है। जो दौरान हमल होती है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। जो पहले से है वो तो ऑलरेडी, जो डायबिटिक लोग होते हैं जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होने से पहले जिन्हें अपनी शुगर का पता होता है। अच्छा, इसमें जो जिन लोगों को तो पहले ही पता होता है तो वो तो ऑलरेडी किसी ना किसी मेडिकेशंस पर होते हैं। उन्हें कोई ना कोई ज़ाहिर उनको हिदायत भी दी होती है कि आपने शुगर लेवल कैसे कंट्रोल करना है। जिन लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोज हो रही होती है उन्हें ज़ाहिर है स्पेशल उनको ज़्यादा इलेबोरेट करके हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करके बताना पड़ता है। और दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो सेवेरिटी अमूमन देखा गया है कि जो ऑलरेडी डायबिटिक लोग होते हैं उनमें सेवेरिटी डिजीज़ की ज़्यादा है। और जो खाली जेस्टेशनल होते हैं या प्योर जेस्टेशनल जिसके होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में डाइट एक्सरसाइज पे मैनेज हो जाते हैं, वो इतने सवेयर नहीं होते हैं, ठीक है? सो बेसिक ब्रॉड डिफरेंस ये होता है कि जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक थे और वो प्रेग्नेंट हो गए तो वो प्रेगनेंसी इन डायबिटीज़ हो गया, ठीक है? और अगर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई है डायबिटीज़ तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि जिन ख़वातीन को प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ होती है तो क्या उनके लिए प्रेग्नेंट होने में कोई मसाइल आते हैं या स्मूथली सब हो सकता है? अच्छा देखो, ना प्रेग्नेंट होना तो मसला नहीं होता, ठीक है? प्रेगनेंसी का ताल्लुक डायबिटीज़ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर किसी को साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी है, चूँकि डायबिटीज़ और PCO इकट्ठा चलते हैं तो उनमें हाँ प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है। तो सवाल एक्चुअली ये नहीं बनता कि वो कंसीव करना उनका मुश्किल होगा या नहीं, सवाल ये बनता है कि क्या उन्हें कंसीव करना चाहिए कि नहीं कंसीव करना चाहिए। तो इस पे मैं चाहूँगी कि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर दूँ कि जो लोग देखो ऑलरेडी डायबिटिक हैं उन्हें डेफिनेटली जाके अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से या गायनेकोलॉजिस्ट से बिल्कुल मिलना चाहिए और उन्हें अपना डिटेल एक इवैल्यूएशन करवा लेनी चाहिए। उसमें जो 3-4 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं वो ये हैं कि सबसे पहले कि उनका शुगर का कंट्रोल कैसा जा रहा है। तो उसके लिए 3 महीने का टेस्ट होता है ना, हीमोग्लोबिन A1C लोग करवाते हैं। उससे पता चल जाता है कि उनकी शुगर कितनी अच्छी कंट्रोल जा रही है, क्योंकि 1-2 लेवल पे आप नहीं कमेंट कर सकते। तो अगर तो वो 6 या 6 से नीचे है
तो ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और अगर वो 7 के अराउंड है तो उनको अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर वो 8 या 8 से ज़्यादा है तो उन्हें प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो इतनी पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ है वो आगे जाके मसाइल उसमें ज़्यादा है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, बच्चे अब नॉर्मल हो जाते हैं। सो 8 से ऊपर वालों या 8 वालों को हम लोग मना कर देते हैं प्रेगनेंसी का। दूसरा ये होता है कि जो ड्रग्स वो ऑलरेडी ले रहे होते हैं उन्हें रिव्यू करना होता है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि अलाउड नहीं है प्रेगनेंसी में। यूजुअली वो कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, वो साथ कोई कोलेस्ट्रोल की मेडिसिन भी ले रहे होते हैं। ये सिंड्रोम है ना एशियंस का कि उनमें ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल और डायबिटीज़ इकट्ठा ही चल रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वो हमने सारी ड्रग्स को रिव्यू करना होता है। सिमिलरली सारी दवाइयाँ जो शुगर की होती हैं वो सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में। तो आपका डॉक्टर ये रिव्यू करेगा, देखेगा कि क्या ये सेफ़ है कि नहीं है। ठीक है। तीसरा ये होता है कि जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक होते हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि जो ऑलरेडी डायबिटिक होते हैं उनमें डिजीज़ ज़्यादा सवेयर है, ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हमने ये देखना होता है कि क्या उस शुगर की वजह से उनकी आंखों पे या गुर्दों पे कोई असर तो नहीं है। ठीक है। अगर आंखों या गुर्दों पे असर है कि फंडोस्कोपी होती है आंखों के लिए और गुर्दों के लिए भी टेस्ट होते हैं, अगर उनमें असर है ना तो भी हम मना करते हैं प्रेगनेंसी करने से। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है और उनकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, चूँकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ यही चीज़ है ना कि आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, या जितना इंसुलिन पहले प्रोड्यूस हो रही थी या जो दे रहे थे वो इनफ नहीं रहती है। तो जो है वो उन्हें रिव्यू कर लेना चाहिए। अगर वो ऑलरेडी अफेक्टेड हैं तो उन्हें हमें बताना होता है कि ये ख़राबी की तरफ चला जाएगा। सो समटाइम्स हम उनको मना करते हैं। ठीक है। और प्लस हम उनको ये बताते हैं कि प्रेगनेंसी में उनकी काउंसलिंग लाइक फॉलिक एसिड वगैरह दे देते हैं, अर्ली स्कैन का बताते हैं, नॉर्मली स्कैन की इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें हम उनके साथ पहले डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो पहला सवाल था उसमें मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँ कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले लोग, जो प्योर जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले होते हैं वो एक्चुअली डायबिटिक नहीं होते हैं। लेकिन आउटसाइड प्रेगनेंसी क्या होता है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है, जो उनके पैंक्रियाज जो इंसुलिन बना रहे होते हैं वो पूरी होती है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है। तो जो इंसुलिन पहले काम या कह लो कि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो जो इंसुलिन पहले पूरा कर रही होती है अब पूरा नहीं करती ना। तो ये वो लोग होते हैं जो फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिनकी डायबिटीज़। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ख़वातीन जो है जो कि कंसीव करने की तरफ जा रही होती है, उनका ये भी बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि क्या जेस्टेशनल डायबिटीज़ से बचा जा सकता है? ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हम कहें कि इसकी कोई वैक्सीन हो जाएगी या इससे हम कोई प्रिवेंशन हो जाएगी। प्रिवेंशन नहीं आप कर सकते, लेकिन हाँ कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई अगर हम कर लेते तो हम केयरफुल हो जाते हैं। देखो, एक होती है कि डायबिटीज़ हम वहाँ डायग्नोज करें जहाँ ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशन उसने क्रिएट कर दी। जो हमारा सिनेरियो होता है कि लोग आते हैं और हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हमें बच्चा बड़ा लगता है या उसका पानी ज़्यादा हो गया होता है, तो हम कहते हैं अच्छा इसके शुगर का वर्कअप करा लें। हम चाहेंगे उस स्टेज तक हम ना जाएँ, तो हम ऐसे पेशेंट्स में कुछ रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उन रिस्क फैक्टर्स को अगर हम पहले स्क्रीन कर लें तो डेफिनेटली आप उसको इनिशियली ही पकड़ लेते हैं या उसको होने का डिले कर देते हैं। ठीक है। यानी थोड़ी देर से बाद, थोड़ी देर से तक वो पेशेंट वैसे ही फूड पे ही मैनेज हो जाती है, डाइट पे मैनेज हो जाती है। तो वो रिस्क फैक्टर्स में ये एक तो मैटरनल एज है। अगर आपकी 40 के बाद की प्रेगनेंसी है तो डेफिनेटली आप रिस्क हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बहुत जो फैक्टर है वो है उसका वेट, माँ का वेट। अगर ओवर वेट है तो चांसेस ज़्यादा है। देन अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, पिछली प्रेगनेंसी में हुई है, तो इसमें भी काफ़ी चांसेस, बल्कि ऑलमोस्ट मैंने तो सब में ही देखा है कि उनको दोबारा होती है। चूँकि सिस्टम तो सेम रहता है ना, तो इसका मतलब है कि उनमें दोबारा भी हो जाएगी। ऑलरेडी डायबिटिक में फर्दर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर किसी के पहले हिस्ट्री है, डायबिटीज़ नहीं डायग्नोज हुई थी लेकिन बच्चे बड़े साइज़ के होते रहे, 4 kg या इससे बड़ा बच्चा हो रहा है, या बच्चे की सडन डेथ हो गई है पेट के अंदर, वजह नहीं पता चली है, या बच्चे अब नॉर्मल हो रहे हैं, या बहुत सारे मिसकैरेजेस हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। किसी की फैमिली हिस्ट्री है, जैसे 2 या एक भी अगर बहन में हो जाए या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में हो जाए GDM, तो वो भी एट रिस्क है। सो एशियंस वैसे ही एट रिस्क होते हैं। सो फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे लोगों को हम ऑलरेडी स्क्रीन कर लेते हैं, और इसमें हम जो टेस्ट है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो थोड़ा अर्ली कर लेते हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, इसका माँ की सेहत के ऊपर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और बच्चे की सेहत के ऊपर भी कोई असर पड़ सकता है? और ये भी बहुत ज़्यादा मदर्स का कंसर्न होता है कि क्या ये डायबिटीज़ जो है, जो मुझे हुई है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये मेरे बच्चे में तो ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगी? तो इसके बारे में अच्छा, आपने ना बहुत सारे सवाल मेरे से इकट्ठे कर लिए, तो मैं कोशिश करूँगी एक एक करके इसका जवाब दें। आपने कहा कि मदर पे क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, इसमें वो वाली बात है ना कि एक हम दोनों को डिस्कस कर लें कि जो ऑलरेडी
डायबिटिक थे जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? चलो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा तो साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट आता है कि आपको जैसे पता चला शुगर होगी तो पूरा घर परेशान हो जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने पेशेंट को बताना होता है कि ये मैनेजेबल कंडीशन है, ये ठीक हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि ऑब्वियसली उसके विजिट्स बढ़ जाते हैं हॉस्पिटल्स में, उसको अपनी ब्लड ग्लूकोज को चूँकि मॉनिटर करना पड़ता है तो बार बार प्रिक कर रही होती है, चार्ट मेंटेन कर रही होती है, फिर वो वरीड होती है अपने बच्चे के लिए भी, उसको स्कैन्स अल्ट्रासाउंड्स वगैरह ज़्यादा करवाने पड़ते हैं। देन डेफिनेटली सिजेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। अगर डिलीवरी होती है तो उसमें डिफ़िकल्ट डिलीवरी का रिस्क होता है। अगर बच्चा गुड साइज़ है, अच्छी वेल मैनेज डायबिटीज़ नहीं है, हेमरेज का रिस्क होता है उसके बाद। और पोस्ट पार्टम के लो डिप्रेशन का रिस्क भी थोड़ा इनमें ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी गुजारी होती है, बच्चा हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है, तो इससे ये रिस्क फैक्टर्स इनके साथ आते हैं। और अगर वो अगेन डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो उनमें इन्फेक्शंस का रिस्क भी रहता है, ठीक है, यूटीआई हो जाता है, वजाइनल इन्फेक्शंस हो जाती हैं। अगर सिजेरियन हुआ तो ज़ख्म ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा था बच्चे पे इफ़ेक्ट ना, देखो जो तो ऑलरेडी डायबिटिक है ना, उनका भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। और जो मैंने पहले बात की थी कि जिनका अच्छे कंट्रोल में नहीं है, उनमें बच्चे अबनॉर्मैलिटी का रिस्क है, अबनॉर्मल हो जाते हैं, हार्ट डिफेक्ट्स या सर का डिफेक्ट या निचला हिस्सा डेवलप नहीं हो रहा होता, या मिसकैरेज की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हैं जीडीएम के अलावा। जीडीएम में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जीडीएम स्टार्ट ही 6-7 मंथ के बाद हो रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उससे पहले तक पेशेंट ठीक चल रहा है। तो जीडीएम में और दूसरी पे डायबिटीज़ के मसले कॉमन है, यानी अब ये दोनों में हो जाते हैं। अब देखो कि जो प्रॉब्लम आना शुरू होती है बच्चे पे, जो इफेक्ट आना शुरू होते हैं, एक तो ये कि जब आप उसको ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में दिए जा रहे होते हैं, चूँकि आपको पता है कि जो माँ के ग्लूकोज लेवल होते हैं, बच्चे का ग्लूकोज लेवल उससे हायर होता है। ये अल्लाह मियाँ का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म समझिए कि अगर माँ हाइपो में भी जा रही है ना, अगर माँ की शुगर लेवल कंट्रोल लो भी हो रहे हैं ना, जो कहते हैं हमें शुगर लेवल लो हो गया, तो बच्चा नहीं होता। हाँ, तो ये अल्लाह मियाँ का निज़ाम है। लेकिन उसका जब शुगर हो जाती है तो अगर माँ के लेवल 160, 170, 180, इवन 200 भी जा रहे हैं, माँ को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है डैमेज होने में। एक एडल्ट में जब शुगर होती है तो ये नहीं होता कि दिनों में उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब ऑर्गन्स को डैमेज करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वही अगर एक बच्चे के लेवल ज़्यादा जा रहे हैं तो वो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है। तो हमें ये बात रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे होते हैं, लोगों को कभी डांट भी रहे होते हैं कि हमें ये वाले शुगर लेवल्स चाहिए, तो उसका रीज़न मदर नहीं होती, उसका रीज़न बेबी होता है, क्योंकि बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे थे, वेरी सेंसिटिव। तो होता क्या है कि जब आप उसको मदर के आपको हमें पता है कि थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड हम उसको ब्लड जा रहा होता है, तो आप फुल शुगर की सप्लाई दिए जा रहे हैं। अब इंसुलिन क्रॉस नहीं होती है, ठीक है। अब जब इंसुलिन क्रॉस नहीं होती तो बच्चा अपनी इंसुलिन बनाई जाता है। अब इंसुलिन ना एनाबॉलिक हार्मोन है, इस लाइक समझ लो आम ज़बान में ग्रोथ हार्मोन है। सो वो आपके क्या करता है, वो सारी बॉडी का फैट बढ़ाना शुरू कर देता है, बॉडी का साइज़ बड़ा करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो साइज़ में बड़ा बच्चा होता है, बट वो बच्चा हेल्दी नहीं होता। आप समझ लें कि उसके ऑर्गन्स अच्छे डेवलप नहीं होते, ना तो उसका लिवर काम करता है सही तरीके से, ना उसका जो फेफड़े होते हैं, लंग्स डेवलप नहीं होते। तो हालांकि 4 kg का बेबी डेवलप होता है, डिलीवर होता है, बट उसके लंग्स नहीं काम कर रहे होते, ठीक है। तो वो जो शुगर लेवल होता है ना, उसको मैच्योर नहीं होने दे रहा होता, और वो गलत जगह पे फैट को डिपॉजिट करता है, जैसे कि यहाँ पर कंधों पे डिपॉजिट कर देता है। उससे क्या होता है कि डिलीवरी के वक्त हेड डिलीवर हो जाता है, पीछे से बच्चा फंस जाता है। ये बड़ी सीरियस कंडीशन होती है जिसे शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं, और इसमें बच्चे की में ऑक्सीजन की कमी के अलावा इवन बच्चे की डेथ हो सकती है, यहाँ पे इंजरीज आ सकती हैं। सो इससे फिर हमें इसके लिए भी हम केयरफुल रहते हैं, ठीक है। सो बच्चे के साइज़, एक पॉइंट जो हमने कवर किया कि बच्चे का साइज़ बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, उससे सिजेरियन सेक्शन का रेट बढ़ जाता है, और फिर इस बच्चे की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वो जो लेवल्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, और बच्चे की डेथ का भी रिस्क हमें रहता है। जो पोरली कंट्रोल डायबिटीज़ है ना, बच्चा अंदर डेथ भी हो सकती है उसकी। सो उसके अलावा जो ऑलरेडी डायबिटिक होते हैं उनमें नालियाँ यूजुअली तंग हो गई होती हैं, या अगर डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर का इशू भी आता है तो बच्चे के ग्रोथ के इश्यूज भी आ जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि वो बड़ा हो रहा है, वो समटाइम्स वो ग्रोथ नहीं भी कर रहा होता। अच्छा, दूसरा जो अहम मसला इसमें आता है वो आता है पानी का, ठीक है। अगर हमने बच्चे के जो पानी होता है ना, जो कुशन होता है, एक्चुअली इट्स अ प्रोटेक्टिव कुशन, वो बच्चे का यूरिन होता है, ठीक है। सो ऐसे ही है कि जब हम उसका शुगर लेवल बढ़ा देते हैं तो एक्चुअली वो बच्चे का यूरिन बनना भी ज़्यादा
शुरू हो होती है। जाता बड़ा सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ कि वो हो जाता है तो पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अल्लाह ने ये निज़ाम पहले से चलाया होता है ऑलरेडी कि बच्चे की किडनीज उस तरह से नहीं काम कर रही होती कि वो जैसे हमारी काम करती हैं, लेकिन वो एक निज़ाम चल रहा होता है, लंग्स में से भी पानी घूम रहा है, किडनी से भी घूम रहा है, तो एक सिस्टम चल पड़ता है। अब आप शुगर लेवल बढ़ा देंगे तो वो पानी बढ़ता जाता है, तो पानी पर जो बढ़ने वाली कंडीशन इसको हम हाइड्रामनियास कहते हैं। इससे क्या नुकसान होता है कि इससे एक तो बच्चा वक्त से पहले डिलीवरी प्रीटर्म की तरफ जा सकता है, उसका वाटर बैग रप्चर हो सकता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं होता, वो टेढ़ा हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। सो डेफिनेटली सिजेरियन का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। सो उसके अलावा बच्चे को समटाइम्स इसकी वजह से भी डिस्ट्रेस होने का रिस्क होता है कि बच्चे का ब्लड फ्लो वो भी कंप्रेस करना शुरू कर देता है जब इतना ज़्यादा पॉलीहाइड्रामनियास डेवलप हो जाता है। सो डिलीवरी डेफिनेटली इज़ अ प्रॉब्लम इन सच केसेस। तो ये भी हमारे लिए एक के लिए जहाँ हम फिक्र करना शुरू करते हैं पेशेंट की कि अच्छा पानी बढ़ गया, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम की बात होती है। बिल्कुल सही। फिर हमने बात की कि नॉर्मल की जगह सिजेरियन का रिस्क आ रहा है, पोरली मैनेज है तो सिजेरियन का रिस्क बढ़ जाता है। सिजेरियन में फिर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, अगर इस कॉम्प्लिकेशन के साथ फिर एक कॉम्प्लिकेशन हम फेस करते हैं डिलीवरी के बाद। ओके। अब आप सोचिए एक बच्चे को जिसको इतनी धड़ाधड़ आप ग्लूकोज दिए जा रहे थे, सडनली आपने पाइप काट दिया, लेकिन बच्चा अपनी इंसुलिन बनाई जा रहा है, तो वो जो बच्चा अपनी इंसुलिन बनाई जा रहा है उसकी वजह से एकदम उसके लेवल जो है ना वो ड्रॉप कर जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो शुगर वाले बच्चे होते हैं उनको फौरी तौर पर वो फीड कराते हैं या उनके शुगर लेवल्स चेक करना शुरू करते हैं जब तक कि वो नॉर्मल नहीं हो जाते हैं। इसके अलावा इनमें जॉइंटिस ज़्यादा होता है, वो उसकी वही रीज़न वही है कि उनमें RBC मतलब रेड सेल्स उनके ज़्यादा होते हैं, उनका लिवर मेच्योर नहीं होता है, तो इस रीज़न की वजह से जॉइंटिस का रिस्क या उनमें कोई इंजरीज हो जाती है तो जॉइंटिस का रिस्क बढ़ जाता है। फिर उनमें ये एडमिशन लंबे तौर पे ज़्यादा हो जाते हैं। सो कॉम्प्लिकेशन तो बेशुमार है अगर आपने मैनेज नहीं किया। मैनेज किया तो बच्चा बिल्कुल। और मैं आपसे अगला सवाल यही पूछने वाली हूँ कि जैसे भी आप कह रही थी कि इसमें मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आपके एक क्वेश्चन का आंसर मेरा ख्याल में रह गया, वो था कि आपके बच्चे को क्या बाद में शुगर हो जाए, है ना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, लोग पूछते हैं। स्पेशली अगर पोअरली कंट्रोल डायबिटीज़ है, हाँ उसमें चांसेस ज़्यादा है, लेकिन वैसे भी चांसेस होते हैं। ये नहीं कि पैदा होते ही हो जाएगी, जैसे कि आप अपनी मिडिल एज की तरफ जाते हैं तो मदर में भी एट रिस्क होता है डेवलप होने का, बच्चे भी एट रिस्क होते हैं डेवलप होने के। तो डेफिनेटली इन पर हम ज़्यादा केयर करते हैं। इसमें जेनेटिक भी होता है और ये जो ज़्यादा कह लें कि गुड साइज बच्चे होते हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही। IUGR वालों में भी होता है वैसे, जो यानी जो अफेक्टेड बच्चे हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम अगली बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की और मॉनिटरिंग की, कि मदर जो है वो अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखे, उनको मैनेज। आपने देखो शुगर में मैंने अभी तक हमने बहुत खौफनाक बातें की हैं कि ये हो जाएगा, बच्चे को भी ये हो जाएगा, माँ को ये हो जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये मैनेजेबल है, आप मैनेज कर सकते हो। और मेरे ख्याल में इसमें आपकी फैमिली का और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और पेशेंट को ये रियलाइज़ कराना कि अगर उसने कंट्रोल कर लिया है तो 90 में ज़्यादा ना करूँ 95-96% हम सेफ़ होते हैं, ठीक है। 100% सेफ्टी तो हम कभी भी गारंटी नहीं करते, लेकिन देखो कि कितना ज़्यादा हमारा सेफ्टी मार्जिन होता है। अगर हमने डॉक्टर की एडवाइस को सुन लिया, हमने जो टारगेट सेट किए थे कि अच्छा हमें फास्टिंग इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, डॉक्टर आपको डाइट चार्ट देता है, डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है, या इवन इंसुलिन, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंसुलिन पे जा रहे हैं या किस पे जा रहे हैं, किस तरह से कंट्रोल करें। इंपॉर्टेंस ये है कि आपने लेवल्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। आपने बेबी को मॉनिटर करना है, आपने लेवल्स को कंट्रोल करना है, तो आपके कॉम्प्लिकेशन रेट यहाँ से यहाँ गिर जाता है, ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं, ठीक है। अच्छी जगह पे मैनेज हो रहा हो तो कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है। अच्छे हाथों में कह लो कि वो आपको ये डिसाइड कर लें कि आपने नॉर्मल की तरफ जाना है, सिजेरियन की तरफ जाना है, किस वक्त आपने डिलीवरी प्लान करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इसमें डॉक्टर्स के साथ उनके एडवाइसेस को फॉलो करना, उनके साथ कनेक्टेड रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ डेफिनेटली। इसमें अगर आपको कोई प्रेगनेंसी में मैनेज कैसे करते हैं तो आपकी विजिट्स भी फ्रीक्वेंट होते हैं, और जो है उसमें आपको चेक भी बार बार करना पड़ता है। तो मेरी हमेशा एडवाइस होती है कि आप अपना ग्लूकोमीटर ख़रीदें, ठीक है। ये आप बार बार जाके फार्मेसीज पे चेक करा रहे हैं, कभी किसी का ग्लूकोमीटर ठीक है, किसी का नहीं ठीक है, कभी एक लेवल आ रहा है। मेरी एक पेशेंट है, कल मेरे पास आई तो वो एक ही लेवल 4 जगह लिखे हुए थे, अगर वो वीडियो देखेगी तो वो रिलेट कर लेगी। वो 4 जगह उसने लेवल लिखे, तो मैंने कहा ये तुमने क्या किस तरह से किया? उसने कहा मैंने 4 फार्मेसी से जाके एक ही वक्त में चेक करवाया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेहतर तो यही है कि आप अपना ग्लूकोमीटर खरीदो, अच्छी कंपनी का खरीदें, और आप अपने फ्रीक्वेंट लेवल्स को चेक करें जैसे डॉक्टर ने एडवाइस की। बिल्कुल सही। और उस तो आप ठीक रहते हैं, सही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ के मुतालिक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये भी है कि क्या प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद या बच्चे की पैदाइश के बाद जेस्टेशनल डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है या आगे कंटिन्यू
कंटिन्यू रहती अच्छा, है? उसमें आमना, उसमें ये जो प्योर वर्ड यूज़ करती है ना मैं कि ये प्योर जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये वो होते हैं जो कि ऑलरेडी डायबिटिक नहीं होते। जो मैंने इनिशियल डेफिनेशन बताई थी ना, मैंने कहा था वो डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के अंदर हो रही है, ठीक है। सो वो वाली डायबिटीज़ समटाइम्स वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले अपनी चेक नहीं की होती, लेबल हम उसको भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ कर देते हैं, लेकिन हम एट द एंड चेक करते हैं कि अच्छा ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो वो लोग की तो डायबिटीज़ परसिस्ट करती है जो कि ऑलरेडी चेक नहीं किया हुआ था लेकिन वो डायबिटिक थे या बॉर्डर लाइन डायबिटिक थे, उनमें तो प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जो प्योर वाले होते हैं, जो आके ख़वातीन चेक करवा रही होती है अपने आप को, उनको इनिशियली नहीं होती, चूँकि इनिशियल स्क्रीनिंग में भी हम शुगर लेवल्स चेक करते हैं और फिर हम 24 वीक्स पे या 28 वीक्स पे करते हैं। तो अगर शुरू में नहीं थी और दरमियान में हुई, 7 मंथ में हुई है, 8 मंथ में जाके हो रही, वो लोग ठीक हो जाते हैं इमीडिएटली। जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर होता है, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, उनकी रिक्वायरमेंट ऐसे ख़त्म हो जाती है और हम फिर उसके बाद उसको इतना मॉनिटर भी नहीं करते। हम एक आध लेवल चेक कराते हैं और वो ठीक होते हैं, फिर मीठा भी खा सकते हैं, वो अपनी रूटीन नॉर्मल ज़िंदगी बिल्कुल रूटीन में चले जाते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एट द एंड चाहूँगी कि आप बस हमें उन ख़वातीन के लिए जो प्रेग्नेंट हैं या प्लान कर रही हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, उनके बारे में जो है कुछ एडवाइसेस दे दें कि अगर खुदा न खास्ता वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ जाती हैं तो वो उसको कैसे मैनेज कर सकती हैं। अच्छा बेटा, एक तो मैंने जो है थोड़ा सा तो हमने इसकी बात की है कि जो ऑलरेडी प्लान कर रहे होते हैं डायबिटिक है, उन्होंने तो अपने डॉक्टर से मिलना है और कुछ मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए थे। इससे ज़्यादा बातें हैं लेकिन मोटी मोटी वही बातें हैं कि आपने मिल लिया और आपने देख लिया कि अच्छा आप फिट हैं, ठीक है। फिर हमने किया कि अब जो लोग उस डायग्नोज हो गए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायबिटीज़ को हमने कंट्रोल रखना है, ठीक है। अब वो डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है वो तो आपके डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन इनिशियल चीज़ होती है डाइट। हम आपकी मील को स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। आपकी कैलोरीज काउंट को कम नहीं करते, आप 1800 खा रहे हैं, आपने 1800 ही खानी है, लेकिन हम उसको स्प्रेड आउट कर देते हैं इनटू 6 मील्स, ठीक है। उससे ये होता है कि किसी वक्त भी आपके लेवल्स हाई नहीं जाते, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनके लेवल्स वैसे नॉर्मल चल रहे होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, लेकिन जैसे ही उनके खाना खाते लेवल्स हाई जाते हैं उस वक्त वो बच्चे को नुकसान दे जाते हैं। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम पहली चीज़ उनको डाइट को, मील्स को ब्रेक करके छोटे मील्स में डिवाइड कर देते हैं, 6 मील्स में यूजुअली डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम उनको ऐड करते हैं उसमें एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज की भी वैरायटी है, जो कॉमनली मैं ऐड करती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि आप ना 20 मिनट चहलकदमी कर लिया करें हर मेन खाने के बाद, जो एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे। चूँकि जो आप स्नैक्स ले रहे होते हैं, थोड़ा ले रहे होते हैं, उससे तो यूजुअली शुगर लेवल हाई नहीं होते, लेकिन जो आप 400-450 कैलोरीज का मील लेते हैं उससे लेवल एकदम हाइपरग्लाइसीमिया में जाते हैं, इसे कहते हैं पोस्ट पेरेंटल हाइपरग्लाइसीमिया। और ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है मैक्रोसोमिक बच्चे का, मोटा जो बच्चा मैंने बात की थी गुड साइज बेबी के लिए, ठीक है। सो उसको हमने कंट्रोल करना होता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम जब उनको वॉक कहते थे ना 20 मिनट कर लें, यानी ये नहीं कि आपने चादर ठीक करना शुरू कर दी तो ये वॉक नहीं है, या आपने कपड़े उठा लिए तो आपने समझा कि मैंने तो वॉक कर ली, नहीं, वॉक आपने 15-20 मिनट डेडिकेटेड वॉक करनी है। उससे ये होगा कि लेवल ऐसे पीक पे नहीं जाएंगे आपके, जो एकदम ग्लूकोज आई थी ना वो यूज़ होना शुरू हो जाती है। इंसुलिन भी 2 तरह की यूज़ हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताने की सारी चीज़ों की ये कि आप स्टार्ट तो डाइट से और एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जैसे मरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है आप उसको अगले लास्ट स्टेज पे यानी इंसुलिन तक ले आते हैं। और इंसुलिन से घबराने की ज़रूरत नहीं होती, ये नहीं होता कि आप अब लग गए हैं तो आगे भी आप इंसुलिन पे लगेंगे, ऐसा नहीं होता। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, और जहाँ ज़रूरत है ये बच्चे के लिए लाइफ सेविंग है, तो ये लगवानी है, इंसुलिन से नहीं घबराना। अगर आपकी डाइट पे और मेडिसिन पे नहीं कंट्रोल हो रही तो फिर इंसुलिन मस्ट है। तो लोग इंसुलिन के नाम से घबरा जाते हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी पानी ज़्यादा, वही पॉलीहाइड्रामियास या मैक्रोसोमिक बच्चे के साथ आते हैं ना, गुड साइज जो उनमें कॉम्प्लिकेशन, उनमें कभी कभी हम डायरेक्टली इंसुलिन भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में। ठीक है। मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन कवर कर लिए हैं और आपने बहुत अच्छे सबको जवाबात दिए हैं। मैं एट द एंड यही कहना चाहूँगी कि मरहम के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत एक्सटेंसिव वीडियो भी मौजूद है, डॉक्टर साइमा की ही, आप उसको भी देख सकते हैं। और आपके जो भी क्वेश्चंस मज़ीद हों जेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से या वैसे भी डायबिटीज़ के हवाले से, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उनको नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। एक्टिव रहने के लिए मैं अपना ब्लड शुगर लेवल बाकायदगी से चेक करता हूँ और ख्याल रखता हूँ अपनी एक्सरसाइज, डाइट और मेडिकेशन का, और ये सब मैनेज करता हूँ माई शुगर ऐप से, जिससे मैनेज करता हूँ मैं अपनी शुगर रीडिंग्स का डाटा, क्योंकि शुगर इन चेक तो जिंदगी इन चेक। डाउनलोड माई शुगर ऐप नाउ।